गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज एयर एंड नॉइज पोल्यूशन कंट्रोल का नेक्स्ट लेक्चर में हम आपको बताएंगे कि अभी तक हमने कौन कौन से टॉपिक कवर कर लिए हैं। तो अगर हम देखें, आपका ये सिलेबस है यूनिवर्सिटी का, जिसका कोड है RCE 077 एंड क्रेडिट 4 क्रेडिट का कोर्स है आपका। और इसमें यूनिट 1 में हमने डिस्कस कर लिया है एयर पोल्यूशन, कंपोजिशन, स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर के बारे में पढ़ लिया है। ग्लोबल इम्प्लीकेशन ऑफ द एयर पोल्यूशन, इनके बारे में देखा। क्लासिफिकेशन ऑफ एयर पोल्यूटेंट देख लिया है। पार्टिकुलेट्स, हाइड्रोकार्बन्स, कार्बन मोनोऑक्साइड्स, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, फोटोकेमिकल ऑक्सीडेंट, इंडोर एयर पोल्यूशन and effect of air pollutant on human body and the animal and property of the plant। तो ये यूनिट 1 हमने ये पूरा टॉपिक कवर कर लिया है अपने प्रीवियस लेक्चर में। आज हम यूनिट सेकंड का पार्ट स्टार्ट करेंगे। यूनिट सेकंड में हम बेसिकली एयर पोल्यूशन की केमिस्ट्री और मेट्रोलॉजी के बारे में डिस्कस करेंगे। व्हाट इज द केमिस्ट्री बिहाइंड द एयर पोल्यूशन। उसके बाद फिर यूनिट थर्ड आपका एम्बिएंट एयर क्वालिटी स्टैंडर्ड्स क्या हैं, एंड व्हाट आर द सैम्पलिंग एंड मेजरमेंट टेक्निक्स, क्या क्या हैं, कंट्रोलिंग इक्विपमेंट्स क्या हैं, इनके बारे में पढ़ेंगे। तो आज यूनिट हम सेकंड स्टार्ट करते हैं। नाउ मैं आपको अब अपनी दूसरी स्लाइड शेयर कर रहा हूँ। दैट इज द केमिकल एस्पेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशंस। तो केमिकल एस्पेक्ट ऑफ एयर पोल्यूशन की बात करें तो इसमें बेसिकली हम ये देखेंगे व्हाट आर द केमिकल्स रिएक्शन एंड व्हाट आर द केमिस्ट्री इन्वॉल्व इन एयर पोल्यूशन। तो इसमें हम जो कवर करेंगे, सबसे पहले हम जस्ट ओवरव्यू देंगे आपको। वी गिव द ओवरव्यू ऑफ बेसिक पोल्यूटेंट। देन हम कवर करेंगे ओजोन, what is the chemistry behind the ozone and what are the chemical reaction involved in the ozone formation. Then we go for the particulate matters. Then we discuss carbon monoxides formation, sulfur dioxide formation and nitrogen oxides. तो इनकी पूरी हम ब्रीफ केमिस्ट्री देखेंगे कि what are the chemical involved during the formations in these pollutant. Now अगर हम बात करें एयर पोल्यूशन में कि जो एयर पोल्यूशन का जो मेजर सोर्स रहा है वो आपका सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स, लेड, हाइड्रोकार्बन्स, पार्टिकुलेट मैटर्स, ओजोन, स्मोक, एसिड रेन, टॉक्सिक्स। ठीक है, तो दीज आर द प्राइमरी पोल्यूटेंट, ये जो ऊपर के हैं। और इसके नीचे जो हैं, जो प्राइमरी पोल्यूटेंट के हेल्प से बनते हैं, डेट इज कॉल्ड सेकेंडरी पोल्यूटेंट। नाउ अगर हम बात करें द मेजर हिस्टोरिक एयर pollution problem has a typical been high level of the smokes and sulfur dioxide arising from the combustion of sulfur containing fossil fuels। तो ज़्यादातर जो दिक्कत हुई एयर पोल्यूशन में वो सल्फर डाइऑक्साइड की वजह से हुई, है ना, जिसमें बेसिकली ये होता था, सल्फर डाइऑक्साइड का मेन सोर्स है फॉसिल फ्यूल और कोल बर्निंग की वजह से होता है। And the major threat of the clean air is now posed by the traffic emission। और इस समय ज़्यादातर जो भी जो मेजर क्लीन एयर हम देख रहे हैं, ज़्यादातर जो इफेक्ट डाल रहा है वो ट्रैफिक में जो इमिशंस हो रही हैं गैसोलीन और डीजल्स, पावर मोटर व्हीकल्स की वजह से ज़्यादा हो रही हैं। इसमें जो मेन पोल्यूटेंट निकल रहे हैं वो आपके कार्बन मोनोऑक्साइड्स, नॉक्स, volatile organic compounds VOC and particulate matter PM10, which have an increased impact on urban area air quality। In addition, photochemical reaction resulting
from the action of sunlight on nitrogen dioxide and VOC from vehicle lead to the formation of ozone, a secondary long-range pollutant which impact the rural area, often far from the original emission sites. तो प्राइमरी पोल्यूटेंट के बाद जो जो सेकेंडरी पोल्यूटेंट है वो आपका when nitrogen dioxide react with VOC or forms ground level ozone, and this is a very uh, serious or dangerous for the plants or human beings. Another is the acid rain. Acid rain is due to the when acid rain is another long range pollutant influenced by the NOx emissions in all except of worst case of the situation. Industrial and domestic pollutant source together with their impact on their quality. तो पहला तो हमने देखा कि ज़्यादातर जो आपके ट्रैफिक में जो ऑटोमोबाइल है उससे इमिशन जो हो रहा है कार्बन मोनोऑक्साइड, नॉक्स, वीओसी, PM10। सेकेंडरी लेवल का जो है वो है ओजोन, जो कि नॉक्स और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड के मिलने से बनता है। और जो थर्ड रेन है वो एसिड रेन है, ये भी नॉक्स के इमिशन से और वाटर वेपर के फॉर्मेशन से एसिडिक फॉर्मेशन होता है। नाउ नेक्स्ट स्लाइड पे आते हैं। व्हाट इज फोटोकेमिकल स्मोक, इसके बारे में हम देखेंगे। अगर फोटोकेमिकल स्मोक की हिस्ट्री के बारे में देखें, द एयर पोल्यूशन फॉर्म्ड बाय द सनलाइट catalyzing the chemical reaction for emitted compound। तो सनलाइट के प्रेजेंस में जो आपका केमिकल रिएक्शंस होते हैं दैट इज कॉल्ड फोटोकेमिकल्स स्मोक्स। और इसकी अगर हिस्ट्री की बात करें, द एयर पोल्यूशन ड्यू टू द लंदन टाइप स्मोक्स इन 1905 टू 1912 में जो हुआ था, जिसमें अडॉप्टिंग द रेगुलेशन ऑफ कंट्रोलिंग द स्मोक्स। अगेन इन अर्ली 1900 ऑटोमोबाइल यूजेज इंक्रीजेज। तो 1900 में ऑटोमोबाइल की कैपेसिटी इंक्रीज हुई तो नंबर ऑफ ऑटोमोबाइल इंक्रीज हुए। एंड अनदर इज द form of the pollutions in Gulf of downtown like 26 July 1943. Now, in 1945, LA health officer suggests the pollution due to locomotive, diesel truck, backyard incinerator, lump mills and dumper cars. तो 1945 में ही आपको बताया गया कि ये जो मेन पोल्यूशन जो हो रहे हैं वो लोकोमोटिव से हो रहे हैं, डीजल ट्रक से हो रहे हैं, इंसिनरेटर से हो रहे हैं और आपके जो मिल्स हैं, डम्प्स हैं और कार्स हैं उनकी वजह से। Another in 1946, LA Time hired the air pollution expert find the method of ameliorate the pollutions. तो these are the histories और इसी को कंटिन्यू करें तो दिस इज अ फिगर वेयर द लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया का अगर ये उसके शहर की फोटो है तो देखेंगे कि एटमॉस्फेयर में कितना ब्लैक स्मोक दिख रहा है आपको। और दिस इज अ फोटोग्राफ। तो आप ये देख सकते हैं कि 100 साल पहले कितना वहां पे पोल्यूशन था 1909। और अनदर डिस्कवरी ऑफ द ओजोन इन स्मोक, ओजोन का रोल कैसे आया। तो 1948 में अगर हम बात करें, 1948 एरी हैगन स्मिथ 1900-1977 बायोकेमिस्ट्री प्रोफेसर एट कैलेटेक बिगेंस टू द स्टडी ऑफ प्लांट डैमेज बाय द स्मोक। तो 1948 में इन साइंटिस्ट ने प्लांट में कैसे डैमेज हो रहा है इसकी स्टडी करना स्टार्ट किया कि प्लांट जैसे जैसे पोल्यूशन बढ़ रहा है तो प्लांट में प्लांट की लीव्स और उनके ग्रोथ में इफेक्ट आ रहा है। In 1950, find that the plant seals in a chamber
and exposed to ozone exhibit the similar damage as did plant in smoke. तो ये देखा गया कि ओजोन के जब कांटेक्ट में प्लांट आते हैं तो सेम डैमेज करते हैं जैसा कि एक स्मोक आपका करता है. अनदर टू फाइंड द ओजोन काज बाय द आई इरिटेशन, और ये भी स्टडी देखा गया कि ओजोन से आई इरिटेशन डैमेज द मटेरियल ऑफ रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स कर सकता है. एंड अदर रिसर्चर्स फाइंड दैट द रबर क्रैक्स विद इन द मिनट when exposed a high ozone. तो क्रैक्स, रबर के जो क्रैक्स थे उससे भी देखा गया कि विद इन काफ़ी कम समय में काफ़ी हाई लेवल की ओजोन निकलती है. Similarly, in 1952, Hagen Smith find that the ozone from the oxide of the nitrogen react with organic gases are exposed to the sunlight, and postulates that the ozone and precursors are a main contaminant. तो लॉस एंजलिस में जो स्मोक का मेन कंटामिनेंट ओजोन ये पाया गया कि इसमें जो ओजोन की मेन आपकी रोल थी. अनदर इन और जो भी ऑयल कंपनीज हैं और बिजनेस लीडर्स हैं उन्होंने भी कहा कि जो स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन है वो तो सेफ है, लेकिन ग्राउंड लेवल की ओजोन काफ़ी हार्मफुल है. नाउ मेजरमेंट ऑफ लो ओजोन ओवर द कैटलिना आइसलैंड इज डिसप्रूव दिस. नाउ अगर हम बात करें व्हाट आर द बेसिक पोल्यूटेंट, तो बेसिक पोल्यूटेंट में हमने कैटेगराइज कर रखा है प्राइमरी पोल्यूटेंट और सेकेंडरी पोल्यूटेंट. प्राइमरी पोल्यूटेंट आर दोज पोल्यूटेंट विच आर इमिट डायरेक्टली फ्रॉम द सोर्स, इसको हम डिस्कस कर चुके हैं यूनिट 1 में ही. और सेकेंडरी पोल्यूटेंट आर दोज पोल्यूटेंट दैट इज फॉर्म्ड इन एटमॉस्फेयर फ्रॉम अ रिएक्शन ऑफ द प्राइमरी पोल्यूटेंट. एंड अनदर यहाँ पे हमने कैटेगरी की है precursors, that is primary pollutant gases that participate in the formation of secondary pollutant. जो आपके प्राइमरी पोल्यूटेंट हैं और उनके जो पर्टिकुलेट्स हैं सेकेंडरी पोल्यूटेंट के फॉर्मेशन में क्या रोल कर रहे हैं, दैट इज कॉल्ड प्रीकर्सर्स. नाउ पोल्यूटेंट ओरिजिनेट फ्रॉम, अब पोल्यूटेंट के ओरिजिनेशन की हमने बात किया था लाइक पॉइंट सोर्स, लाइन एरिया सोर्स, लाइन सोर्स. तो उसी को हमने यहाँ पे बताया कि जो पोल्यूशन का है एक तो कंबशन ऑफ द फॉसिल फ्यूल है, ऑर्गेनिक मैटर है, एक मेन सोर्स ये हो गया. दूसरा एवेपोरेशन ऑफ पेट्रोलियम प्रोडक्ट है और कंपाउंड यूज इन ए कॉमर्शियल प्रोडक्ट, सर्विसेज एंड मैन्युफैक्चरिंग. Another is a natural production of the smokes from fire, dust from the strong winds, and the emission from the biosphere and gasosphere. Now, this is the categories of the primary pollutant. This is a carbon monoxide, जिसका अगर हम केमिकली कंपाउंड कहें तो एब्रिविएशन है CO, and this is a primary pollutant. Similarly, sulfur dioxide, इसका एब्रिविएशन है SO2, this is also primary pollutant. Ozone, abbreviation is O3 and it is a secondary pollutant. Nitrogen dioxide is again a secondary pollutant. Hydrocarbons are also called volatile organic compound, VOC, that is denoted by SC. It may be primary or secondary. Particulate matter, PM, it is either primary or secondary. Okay. Now, अब आ जाते हैं what are the, how you say that which air is clean and which air is not clean according to the quantity of the pollutant. अगर
गैस में आपकी कार्बन डाइऑक्साइड दैट मेजर्ड इन ppm पार्ट्स पर मिलियन, अगर उसकी पार्ट्स पर मिलियन अगर उसकी वैल्यू 360 है, देन वी से दैट इट इज अ क्लीन एयर। और अर्बन एयर में इसकी क्वालिटी हो सकती है 350 टू 600। सिमिलरली मीथेन पार्ट्स पर बिलियन हो जाएगा, दैट इज 1700 in clean air, and in urban it is 1700 to 2500. Similarly, nitrous oxide, it is also ppb, that is 315 if it is a clean air, or urban में 315 to 350. CFC 11, it is also measured in ppt 11, इसका रेंज है 260, अर्बन में 300 to 500 रहती है। ओजोन नॉर्मली 15 to 35 होती है क्लीन में, लेकिन ये 100 तक जाती है अर्बन में। नाइट्रोजन ऑक्साइड 0.005 to 0.02 पार्ट्स पर बिलियन, एंड इन अर्बन आप देखें इसकी क्वांटिटी कितनी ज़्यादा है, 1 to 800 तक जाती है। सिमिलरली कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज़ 0.03 to 0.1, लेकिन इन एक्चुअल अर्बन में 0.05 to 50 जाती है, तो इट इज़ आल्सो वेरी डेंजरस। एरोजोल PM10 इट इज़ लेस देन 10, और एक्चुअल में आपको पता ही है कि कितनी हाई होती है। एज पर नॉर्म्स 25 से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। नाउ अगर हम बात करें व्हाट आर द बेसिक पोल्यूटेंट जिसको हम टॉक्सिक कहेंगे, दैट इज एयर टॉक्सिक्स की अगर हम बात करें, दैट इज द हैजर्डस एयर पोल्यूटेंट आर नोन आर सस्पेक्टेड टू काज अ कैंसर और अदर सीरियस हेल्थ इफेक्ट। ऐसे एयर टॉक्सिक जिसको है एयर टॉक्सिक की कैटेगरी में रखा गया है, जो एक गंभीर बीमारी सीरियस हेल्थ प्रॉब्लम दे सकते हैं, लंग कैंसर और रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम तक दे सकते हैं, उनको टॉक्सिक की कैटेगरी में रखा गया है। EPA एयर पोल्यूशन एक्ट EPA 188 हैजर्डस एयर पोल्यूशन 188 एयर पोल्यूशन है अकॉर्डिंग टू द EPA। नाउ द मेन इज अ बेंजीन, मोटर फ्यूल ऑयल रिफाइनरी, पैरो पर क्लोरोइथाइलिन ड्राई क्लीनिंग में यूज होता है, क्लोरोफॉर्म सॉल्वेंट और एन एडेसिव में बीटेक्स, डायक्सीन एंड पैच मेटल्स एंड मर्करी। तो दीज आर द सम टॉक्सिक एयर पोल्यूशन जो कि कैंसर तक बनाते हैं। तो अगर हम बात करें व्हाट आर द सोर्सेज, पॉइंट सोर्स का अगर हम बात करें, that is contribute 24%, mobile on road 31%, non-road mobile that is 20%, and area and other that 25%. So these are the overall contribution of the basic pollution. Now what is the difference between toxic and criteria pollutant? So it is a very important question generally asked in your exam कि टॉक्सिक पोल्यूटेंट और क्राइटेरिया पोल्यूटेंट में क्या डिफरेंस है। अगर हम बात करें हेल्थ क्राइटेरिया आर डिफरेंट, सो नो एयर क्वालिटी इंडेक्स लाइक स्टैंडर्ड्स फॉर द टॉक्सिक, कैंसर एंड नॉन कैंसर बेंचमार्क, लॉन्ग टर्म एक्सपोजर्स, शॉर्ट टर्म एक्सपोज लिमिट फॉर सम। अ चैलेंज टू मॉनिटर, इसको मॉनिटरिंग करने का काफ़ी बड़ा चैलेंज है कि कैसे इसको मॉनिटर किया जाए कि कितने लोग किस क्वालिटी के एयर पोल्यूशन के कांटेक्ट में आ रहे हैं, यूजली नॉट अवेलेबल इन अ रियल टाइम। फॉर एग्जांपल डाइऑक्सिन रिक्वायर्ड 28 डेज फॉर सैम्पलिंग एंड एक्वायर ए मेजरेबल अमाउंट इन एम्बिएंट एयर। तो 28 दिन चाहिए उसकी सैम्पलिंग के लिए, तो इसकी सैम्पलिंग भी काफ़ी डिफ़िकल्ट है।
एंड लोकलाइज्ड नियर सोर्सेस। तो ये कुछ चैलेंजेस हैं हमारे सामने। नाउ अगर हम बात करें, these are the some sources like combustion, evaporation and natural productions are the sources for the pollutions. नाउ अब कम्बशन की बात करते हैं। कम्बशंस में जो कंप्लीट कम्बशन, अगर अगर हम कहें, अगर फ्यूल का कंप्लीट कम्बशन होगा तो वाटर होना चाहिए, कार्बन डाइऑक्साइड बनना चाहिए। लेकिन अगर इनकम्प्लीट कम्बशन होता है तो फ्यूल में तो वाटर होगा, कार्बन डाइऑक्साइड होगा और अदर पोल्यूटेंट निकलेगा उसके साथ। एंड दिस पोल्यूटेंट आर बोथ गैसेज एंड पार्टिकुलेट्स। तो ये जो पोल्यूटेंट में गैसेज भी हो सकते हैं, पार्टिकल्स भी हो सकते हैं। नाउ इवेपोरेशन की बात करते हैं। द थाउजेंड ऑफ केमिकल कंपाउंड जो कि सेल्फ इवेपोरेटेड होते हैं, लिक्विड इवेपोरेशन और द गैसेस बीइंग रिलीज, सम हार्मफुल बाय देमसेल्फ, सम रिएक्ट टू प्रोड्यूस अदर पोल्यूटेंट। मेनी आइटम्स यू कैन स्मेल और इवेपोरेट द पोल्यूशन। कई आइटम्स आपकी जो हैं जो इवेपोरेट होती हैं, लाइक गैसोलीन्स में आपका बेंजीन होगा, स्वेट ऑडर्स टॉक्सिक्स एंड कार्सिनोजेनिक्स नेचर्स के होते हैं। ब्लीच हो गया आपका जिसमें क्लोरीन होती है, दिस इज टॉक्सिक इन नेचर एंड आल्सो प्रोड्यूस ग्रीन हाउस गैसेस। ट्रीज ट्रीज में आपका लेमन्स एंड पाइनीज। इन दिस ओजोन एंड पर्टिकुलेट मैटर्स आर फॉर्मिंग। इससे कुछ पर्टिकुलर ट्रीज हैं जिसमें ओजोन और पर्टिकुलेट फॉर्मेशन होता है। अनदर पेंट्स हो गए, पेंट में आपका वीओसी और वोलेटाइल ऑर्गेनिक कंपाउंड इवेपोरेट होते हैं। बेकिंग ब्रेड और फर्मेंटिंग वाइन और बियर में आपके वीओसी और इथेनॉल का रिलीज होता है। नाउ नेचुरल सोर्स की अगर हम बात करें, लाइक फायर और कंबसन प्रोड्यूस ऑफ द गैसेस, wind pick up the dust, dirt, sands and create a particulates of various sizes. Biosphere emit gases and volcanoes and oil seeps. So these are the some natural sources of the pollutions. Now अब हम आ जाते हैं ओजोन की बात करते हैं। what is the correct property of a ozone? तो ओजोन की अगर हम प्रॉपर्टी की बात करें तो ओजोन इज ए कलरलेस गैस composed of three oxygen atoms. Oxygen molecules O2 needed to sustain the life. ऑक्सीजन जो है वो तो हमारे लाइफ के लिए ज़रूरी है, लेकिन ओजोन एक्स्ट्रा ऑक्सीजन एटम मेक द ओजोन वेरी रिएक्टिव। तो एक ऑक्सीजन और इसमें ऐड होने से इस ऑक्सीजन को काफ़ी रिएक्टिव नेचर का बना देता है। सेकेंडरी पोल्यूटेंट दैट फॉर्म द प्रिक्यूरियस गैसेस, precursors gases like nitric oxides combustion products से बनते हैं, volatile organic compounds evaporative and combustion products से बनते हैं। तो in this the reaction that produce the ozone in the atmosphere, when O radical O2 react they form O3 and this यहाँ पे आपका एरो साइन होना चाहिए, ठीक है। O3 and some miscellaneous compounds which आपके इसमें बन जाते हैं। Now difference between stratospheric and tropospheric ozone। तो स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर के बारे में मैंने आपको यूनिट 1 में बताया था कि जो आपके एटमॉस्फेयर है उसमें डिफरेंट एयर की लेयर हैं। सबसे ग्राउंड लेवल की जो एयर की लेयर होती है 0 से 10 या 12 किलोमीटर तक, दैट इज द ट्रोपोस्फीयर। और ट्रोपोस्फीयर के बाद आपका स्ट्रेटोस्फीयर होता है जिसमें आपकी ओजोन लेयर होती है। अब इसमें हम देखेंगे कि स्ट्रेटोस्फीयर ओजोन और ट्रोपोस्फीयर ओजोन में क्या डिफरेंस है। तो स्ट्रेटोस्फीयर अगर ओजोन की बात करें
दैट इज फॉर्म ड्यू टू यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेज की वजह से ही बनती हैं, और इनका फॉर्मेशन होता रहता है। ये ओजोन बनती है, ओजोन से फिर ये O2 में भर के O2 और O रेडिकल बना लेती हैं और ओजोन बनाती रहती हैं। क्योंकि O3 इज नॉट अ स्टेबल कंपाउंड, वो कंटिन्यूअस रिएक्ट करता रहता है। तो अगर उसकी अल्ट्रावायलेट रेज की रेंज लेस देन 240 नैनोमीटर्स है, तो ये ऑक्सीजन रेडिकल, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल को ब्रेक कर देता है O रेडिकल में। सो अगर हम सोलर रेडिएशंस की बात करें, तो photochemical productions of the O3 in troposphere is tied with NOx. NOx में NO और NO2 दोनों पाए होते हैं। अगर वेवलेंथ आपकी 424 नैनोमीटर से कम है और वो अगर NO से रिएक्ट करती है, तो आपका O3 और यहाँ से फॉर्मेशन हो जाता है। तो आपका NO2 में जो ऑक्सीजन है, वो ऑक्सीजन ब्रेक होके O2 के साथ मिलकर O3 बना लेगा, और इस तरह ये साइकिल चलती रहती है। तो ये ट्रोपोस्फेयर की रिएक्शंस हैं, और इट इज़ वेरी डेंजरस। नाउ अगर हम ट्रोपोस्फेयर ओजोन की अगर दिस इज अ ग्राफ कि दिस इज द वेवलेंथ ऑफ अ लाइट एंड दिस इज एथेंटिक फ्लक्स, तो ये देखा गया है कि जो ओजोन का फॉर्मेशन है वो मैक्सिमम कहाँ पे जाके हो रहा है, 300 टू 400 के बीच में। ये आपका ये जो दिखाया गया है कि मैक्सिमम यहाँ पे फॉर्मेशन होता है। नाउ अगर हम बात करें नाइट्रोजन ऑक्साइड्स की बात करें, तो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स और NOx is a generic term of a group of high reactive gases, all of which contain nitrogen and the oxygen in varying amount. Nitrogen dioxide is most visually prominent and it is yellow brown color in smoke. तो अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का होगा तो स्मोक में येलो ब्राउन कलर नेचर उसमें दिखने लगेगा। And the primary man-made source of NOx are the motor vehicles, electrical utilities, and other industrial and commercial and residential sources of burnt fuel. Its affect the respiratory system, involve the other pollutant chemistry. One of the main ingredient of the formation of the ground level ozone. तो ग्राउंड लेवल ओजोन के फॉर्मेशन में ओजोन का एक सबसे बड़ा रोल है, and it react with nitric particles, acids, aerosols, which also cause the respiratory problems and also contribute in the acid rain deposition. So अगर हम देखें what is the reactions during when it reacts with NO2, to make a significant amount of ozone must have a way to make an NO2 without consuming ozone. So presence of peroxy radicals from the oxidant of hydrocarbons O3 NO2 cycles. So इनके पेरोक्सी रेडिकल की वजह से आप इसका फॉर्मेशन कम कर सकते हैं। जैसे NO रिएक्ट किया वाटर से, देन इट फॉर्म NO एंड OH रेडिकल। सिमिलरली तो इस तरह अगर हम देखें, आपके हाइड्रोकार्बन और ओजोन RO2 एंड HO2 रिएक्ट करके नॉक्स बना ले,
और नॉक्स और अल्ट्रावायलेट और ऑक्सीजन जब मिलते हैं तो आपका ओजोन बनता है। अनदर इज हाइड्रोक्सी रेडिकल। इसके बारे में हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ते हैं। आज के लेक्चर में हमने जस्ट आपको कुछ केमिकल रिएक्शंस की केमिस्ट्री दिखाई कि व्हाट इज द केमिस्ट्री ऑफ द ओजोन फॉर्मेशन and how the NOx is helpful in the formation of the ozone, और ओजोन ग्राउंड लेवल की ओजोन कितनी आपकी डेंजरस है प्लांट के लिए और ह्यूमन बीइंग के लिए। नेक्स्ट लेक्चर में हम हाइड्रोक्सी रेडिकल्स के बारे में पढ़ेंगे कि हाइड्रोक्सी रेडिकल्स कैसे ओजोन फॉर्मेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो आज के लेक्चर को यहीं पे हम क्लोज करते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में आप लोगों से फिर मिलते हैं। तब तक के लिए गुड बाय।